नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस लगातार हम अपने इस चैनल पर पढ़ते जा रहे हैं और लगभग 4 चैप्टर हम लोगों ने नोट्स पेपर पे क्लियर किए हैं और 5वां चैप्टर दोबारा से मैं आप लोगों को बोर्ड पर क्लियर करवा रहा हूं। जो भी नए कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप स्टार्टिंग के वीडियोस पहले देखें, ठीक है। वो आपके समझ में आ जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो मैं दोबारा उनको करवाने की कोशिश करूंगा और आप 5वें चैप्टर जो हम लगातार इसके वीडियो बोर्ड पर हमने पढ़े हैं वो मैंने अपलोड कर रहा हूं मैं लगातार, और वो आप लगातार उसको देखते जाइए। आपको और इनके नोट्स भी साथ साथ मेंटेन करने हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था अपवहन वेग के बारे में। याद है आपको किसके बारे में पढ़ा था? अपवहन वेग के बारे में। और हमने क्या देखा था कि किसी चालक पर जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। हमने एक चालक लिया था, चालक की लंबाई मैं L बता देता हूं, और इस चालक को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया था। याद है बच्चों आपको? ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। बैटरी से कनेक्ट करने के कारण इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन थे, कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव सिरा हो गया और ये नेगेटिव सिरा हो गया। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रास्ते में जो आयन आते हैं उन आयनों से टकराते हुए, ये तो परिभाषा पढ़ी थी हमने, रास्ते में जो आयन आ रहे हैं इन आयनों से टकराते हुए जिस औसत वेग से गति करते हैं ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे हमने अपवहन वेग नाम दिया और इसे v d से दर्शाते हैं। वेक्टर सदिश राशि, इसलिए मैंने इसका वेक्टर के ऊपर वेक्टर चिन्ह लगाया है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की गति इस तरफ हो रही है। कभी आप ये मत समझ लेना कि सर ये दोनों चिन्ह विपरीत कैसे हैं। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ये वेक्टर का चिन्ह है क्योंकि अपवहन वेग है ये, और वेक्टर का चिन्ह लगाया मैंने इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉनों की गति हो रही है इस तरफ। समझ गए बात मेरी? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी सदिश राशि पर ऐसे तीर का चिन्ह लग गया है तो इसका मतलब ये इस दिशा में जा रहा है, और अगर ऐसे तीर का चिन्ह लग गया है इसका मतलब इस दिशा में जा रहा है। नहीं, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होता है। सदिश कोई भी हो, सदिश पर हमेशा तीर का चिन्ह ऐसे ही लगाना है। अगर ए सदिश है तो ये लगाना है, बी सदिश है तो ये लगाना है, वी सदिश है तो ये लगाना है। सदिश पर हमेशा तीर का चिन्ह यही लगता है बच्चों, ठीक है। तो वेग सदिश राशि है, अपवहन वेग, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहे हैं ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। इलेक्ट्रॉनों की गति किस तरफ हो रही है? ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रवाहित हो रहा है, धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, ठीक है। क्योंकि धारा इलेक्ट्रॉनों के हमेशा विपरीत दिशा में बहती है, और धारा इस तरफ बह रही है, इसका मतलब ये धारा की डायरेक्शन है, ठीक है। बाह्य परिपथ में धारा ये हो जाएगी प्लस से माइनस, प्लस से बाहर निकली और माइनस में प्रवेश कर गई, ठीक है। ये औसत वेग जो हमने पढ़ा था, इस औसत वेग को हम लोगों ने अपवहन वेग नाम दिया, और ये अपवहन वेग सदिश राशि है इसलिए इसको v d से दर्शाया था। और लास्ट वीडियो में हमने इसका फॉर्मूला निकाला था E टो m E वेक्टर। याद है आपको? E टो m E वेक्टर। E इलेक्ट्रॉन का आवेश, टो टक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे पर जब आएगा तो टक्कर में जो औसत समय लगता है उसको मैंने टो से लिखा, जिसका मतलब होता है विश्रांति काल। जिसका मतलब क्या होता है? विश्रांति काल मतलब होता है m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है,
ई, जो आपने चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाया है वो है ई, और विद्युत क्षेत्र हमने किसके माध्यम से लगाया है? बैटरी के माध्यम से लगाया है, और हमारी बैटरी ये रही, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड था धनावेश से ऋणावेश की ओर। और लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित भी आपको कुछ बातें बताई थी, और बहुत अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मुझे पता चल रहा है इस बात का कि लगातार बच्चे जो नए जुड़े हैं वो स्टार्टिंग वाले वीडियो देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग लगे रहो लगातार इसी प्रकार, और पुराने वीडियो आप अगर कवर कर लेते हो, मैंने वहाँ अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। अगर वो क्लियर कर लेते हो, एक एक दो दो वीडियो देख लिया करो वो, ठीक है। उसके बाद इसलिए मैंने 12वीं की ये जो वीडियो है वो कम कर दिए हैं, मैं एक ही वीडियो डालता हूँ जो सुबह 11 बजे आपको मिलता है, ताकि आप लोग पीछे के चैप्टर फटाफट क्लियर करके आ जाओ, और फिर इस चैप्टर में साथ साथ आप चलते रहो, ठीक है। तो आपसे मेरा ये निवेदन है, आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सहपाठी हैं उनको भी बताएं, क्योंकि वो बेचारे फिर पीछे रह जाएंगे। उनको भी इस चैनल के बारे में सूचना देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस चैनल में पूरा सिलेबस करवाऊंगा, ये सुन लेना आप लोग। और लगातार जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता तब तक आपसे जुड़ा रहूंगा, स्पेशल क्लासें लगाऊंगा, और फिजिक्स को याद कैसे करना है, कॉपी में काम कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप जुड़े रहोगे तो आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो ये जानता हूं, इतना विश्वास दिला सकता हूं, बाकी आप अपने स्तर पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और बच्चों को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको डे बाय डे मिलते रहें, ठीक है। चलो, ये अपवन वेग की बात आ गई। अपवन वेग में ये जो माइनस का चिन्ह है वो इस बात को बताता है कि हमारा ये जो अपवन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग जो आया है, ये सूत्र हमने जो प्राप्त किया है, ये सूत्र इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो अपवन वेग है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। सदिशों में हमने पढ़ा है कि जब दो सदिश होते हैं और बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब वो पॉजिटिव चिन्ह है, और पॉजिटिव चिन्ह का मीनिंग होता है कि वो दोनों सदिश समान दिशा में हैं, ठीक है। और अगर दो सदिश आपके पास हैं और बीच में नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, जैसे यहां पर ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, और चिन्ह किसका आ रहा है? नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और साफ दिख भी रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ जा रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र इस तरफ लग रहा है। विद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो हो गई ना अपोजिट डायरेक्शन इनकी, ठीक है। ये माइनस चिन्ह इसको बताता है। अगर मैं इस सूत्र का परिमाण लूं, परिमाण क्या होता है? सदिश का परिमाण अगर लेते हैं तो उससे दिशा हट जाती है बच्चों। अगर परिमाण लूं तो ये आता है वी डी, दिशा हटा दूं, परिमाण ले लिया, वी डी बराबर ई टो एम ई, ये अपवन वेग का सूत्र हो गया, ठीक है। परिमाण जब लेते हैं तो हम मॉडुलस लगाते हैं, मापांक लगाते हैं, तो इस पर मापांक लगेगा और इस पूरे पर मापांक लगेगा। मापांक लगते ही दिशा हट गई, और इधर मापांक लगते ही दिशा हट गई, और मापांक में आपको पता है जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने मापांक लगा दिया, और वैसे भी हम सदिशों की बात कर रहे हैं, सदिश राशि है, परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, तो परिमाण ले रहे हैं, तो परिमाण लेंगे तो ये दिशा माइनस दिशा को दर्शा रहा है, तो ये दिशा भी यहां से हट जाएगी। समझ में आ रही है बात मेरी? ये अपवन वेग का सूत्र हो गया, जिसे मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये लिया है मैंने मापांक, ऐसे ही तो निकालते हैं परिमाण किसी सदिश का, और बराबर में माइनस ई टो एम ई वेक्टर। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? अब देखो ध्यान दो, मैंने इसका मापांक लिया तो ये डायरेक्ट इसकी डायरेक्शन हट गई, वीडी लिख दिया, इधर माइनस मापांक से हट गया, और ई का मैंने ई लिख दिया, ठीक है। अब ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन करवाने वाला हूं आज इस टॉपिक के अंदर।
जिसका नाम है गतिशीलता। ठीक है, जिसका नाम क्या है? गतिशीलता। देखो आपने एक चीज पढ़ी है अभी अभी कि अपवहन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज अभी अभी पढ़ी है आपने। देखो यहां नोट करके देखो आप लोग, Vd अपॉन वेग है, E विद्युत क्षेत्र है, ये Vd इस विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है कि नहीं? ठीक है, अब मैंने समानुपाती लिया तो मैंने यहां कांस्टेंट माना है, यहां कांस्टेंट किसे माना है? E तो M को, E तो M को कांस्टेंट माना है किसी चालक के लिए, क्योंकि मैंने चालक की बात चल रही है अपनी, और धारा तो चालक में बहती है। किसी चालक के लिए नियत माना है मैंने इसको। कैसे? अब आपको पता है ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। और तो इलेक्ट्रॉनों को गति करने में लगा समय, औसत समय। तो किसी चालक के लिए, कोई एक निश्चित चालक ले लो, किसी चालक के लिए ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोग कांस्टेंट मान सकते हो। अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं तो Vd समानुपाती क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अब आपको पता है जब भी कोई कांस्टेंट होता है हमने समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। अब जब समानुपाती का चिन्ह अगर हम दोबारा हटाएं यहां पर, तो एक कांस्टेंट आता है म्यू। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये म्यू आपने क्यों लिया? कांस्टेंट तो ये होना चाहिए था। लेकिन एक बार आप रुकिए और इसको समझिए। मैंने एक नया नाम दे दिया यहां पर म्यू, और ये जो म्यू मैंने जो नया नाम दिया है वो म्यू कोई और नहीं है, वो म्यू इसके बराबर ही है। बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने नया नाम दिया है म्यू, ये म्यू सेम यही चीज है जिसको मैंने नियत मानना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई भी काम कर रहे हैं हमें अपने नियम से हटके बाहर नहीं करेंगे, हमने नियत इसको ही मानना है। तो जब भी कांस्टेंट, ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और मैंने यहां कांस्टेंट क्या लगाया है? म्यू कांस्टेंट लगाया है। ये म्यू कांस्टेंट मैं इसी को मान रहा हूं। बात समझ में आई आप लोगों के? तो ये एक अपना सूत्र बन गया। अब मैं यहां लिख रहा हूं, यहां ये जो म्यू है एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है जिसे पदार्थ की या चालक जो हमने लिया है, चालक कह दो या कोई पदार्थ नाम लिख देता हूं, कि गतिशीलता कहते हैं। यानी ये जो म्यू है ना, ये ही गतिशीलता है। मोबिलिटी बोलते हैं इसको, म्यू ही गतिशीलता है। बात आई समझ में? इस म्यू को ही क्या कहूंगा मैं? गतिशीलता कहूंगा। और मैं इसकी परिभाषा अगर देना चाहूं तो परिभाषा कैसे बनाऊंगा? परिभाषा ऐसे बनेगी, समीकरण 1 से म्यू बराबर Vd अपॉन E। देखो चेक करना आप लोग एक बार, समीकरण 1 से म्यू की परिभाषा दूं तो क्या आएगा? Vd अपॉन E। अब इसकी परिभाषा बनाने के लिए क्या करूं? विद्युत क्षेत्र का मान 1 कर दो, 1 न्यूटन प्रति कूलम है, तो म्यू बराबर होगा Vd। अर्थात देखो एक चीज तो यहां ध्यान देना आप लोग, ठीक है? क्या जब भी फिजिक्स में परिभाषा देते हैं तो ये जो नीचे वाले मान है इनको 1 मान लेते हैं। तो मैंने विद्युत क्षेत्र को 1 मान लिया, विद्युत क्षेत्र एकांक माना, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये पहले चैप्टर में आपको मिलेगा। न्यूटन पहला चैप्टर आप जरूर पढ़िए, ठीक है? पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
भौतिक राशियों का और उसमें विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा है, तो पहला दूसरा चैप्टर आप लोग विशेष करके तैयार करें। ठीक है, तो E बराबर हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम अगर मान लूँ तो म्यू किसके बराबर आ गया, VD के। इसका मतलब क्या निकला कि अगर विद्युत क्षेत्र का मान 1 है, अगर विद्युत क्षेत्र का मान 1 है जो आपने यहाँ लगाया है इस चालक पर, अगर चालक पर आपने एकांक विद्युत क्षेत्र लगाया है तो जो इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग है उस अपवन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। अर्थात चालक पर एकांक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति पर या उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग ही गतिशीलता कहलाती है। यानी अगर आप विद्युत क्षेत्र का मान 1 कर देते हो तो इलेक्ट्रॉनों का ये जो अपवन वेग है इसे ही हम गतिशीलता कहेंगे। ठीक है, मैंने गतिशीलता को परिभाषित किया है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप नोट्स इनके मेंटेन कर सको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा परिभाषा समझ में आ गई आप लोगों के। अब मैं इसको थोड़ा सा एक नया रूप दे रहा हूं इसी गतिशीलता को। ठीक है, यहां ऊपर मैं नोट कर रहा हूं ये। अभी आप कह रहे हो कि सर आपने यहाँ कांस्टेंट, मैंने अभी चर्चा की थी, म्यू नाम दिया है, जबकि कांस्टेंट तो ये होता है। तो बिल्कुल मैं लिख देता हूं, अब वो सूत्र यहां लिख देता हूं मैं एक साथ कि गतिशीलता का सूत्र ये हो गया, गतिशीलता म्यू बराबर ये तो फॉर्मूला हो गया VD/E, ये तो परमानेंट है ही, VD/E। साथ साथ ये कांस्टेंट किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह ना, ये इसके बराबर है E/m। ये गतिशीलता का ये सूत्र आपको याद रखना है। बात आ गई समझ में। अब देखो मैंने एक बार यहां पर एक नया नाम दिया है म्यू, बाकी लास्ट में ये म्यू इसके बराबर ही तो रखा है मैंने, यही तो कांस्टेंट माना था, नियत माना था, और मैंने इसको एक नया नाम दे दिया इस नियतांक को म्यू से। ठीक है, और ये म्यू किसके बराबर निकला, VD/E के बराबर निकला। बात समझ में आई आप लोगों के, ये गतिशीलता होती है दोस्तों। तो गतिशीलता क्या होगी एक बार दोबारा समझो। अगर आप चालक पर एक विद्युत क्षेत्र लगाते हो, एकांक विद्युत क्षेत्र लगाते हो, तो चालक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनका जो अपवन वेग है वो अपवन वेग ही उसकी गतिशीलता कहलाती है। समझ में आ गई बात मेरी। एक बात ध्यान रखना, अलग अलग चालकों के लिए गतिशीलताएं अलग अलग होगी, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे एक चालक अलग है आपको, अगर चालक अलग अलग है, एक चालक ये है दूसरा चालक ये है, तो इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता एक जैसी होना जरूरी नहीं है, अलग अलग मिल सकती है आप लोगों की, यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता अलग अलग होगी। समझ गए बात मेरी। और फिर बात करूं मैं, आवेश की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आवेश ही तो गति कर रहा है। चलो यहां तो हम इलेक्ट्रॉन गति करवा रहे हैं, लेकिन अगर आवेश की बात करें तो देखो गतिशीलता का सूत्र जो है वो आवेश पर भी डिपेंड कर रहा है। ई आ रहा है ना यहाँ पर, ई क्या चीज है, आवेश है, और एम क्या चीज है, उस आवेश का द्रव्यमान है। एम क्या चीज है, उस आवेश का द्रव्यमान है। तो ध्यान ये रखना आप लोगों को कि गतिशीलता का ये जो सूत्र है, अब जैसे मैं यहां एक छोटे से पॉइंट की चर्चा करूं, मैं एक तो बात कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन की और एक बात कर लेता हूं मैं प्रोटॉन की। ठीक है, अब प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल होता है, अगर इन दोनों में से हम देखें कि गतिशीलता ज्यादा किसकी है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम।
ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, गतिशीलता, अब आपको कोई कह दे कि आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और मुझे ये चेक करके बताओ कि गतिशीलता ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, अपने को ये चेक करके बताना है कि गतिशीलता ज्यादा किसकी होगी। तो देखो गतिशीलता, अब देखो दोनों पर अगर आवेश की बात करूं ना तो इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश ये होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम और प्रोटॉन पर भी आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। दोनों पर चार्ज इक्वल है लेकिन इनके द्रव्यमान देखो अलग अलग है और गतिशीलता का जो ये सूत्र है वो द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है और साफ दिख रहा है कि गतिशीलता का जो सूत्र है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब द्रव्यमान जिसका ज्यादा है उसकी गतिशीलता कम होगी और द्रव्यमान जिसका कम है उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी। तो स्पष्ट सी बात है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है प्रोटॉन की तुलना में। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण होता है और प्रोटॉन इससे भारी होता है। तो जो कण भारी है उसकी गतिशीलता कम होगी क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है इसलिए गतिशीलता कम होगी और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है इसलिए उसकी गतिशीलता ज्यादा होगी। मतलब मैं यहां ये चीज लिख सकता हूं, क्या अर्थ निकला कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता प्रोटॉन की गतिशीलता से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता प्रोटॉन की गतिशीलता से ज्यादा होती है, इसीलिए धारा प्रवाह में अमूमन इलेक्ट्रॉन गति करते हुए माने जाते हैं। और वैसे भी प्रोटॉन के बारे में हम यही कहते हैं कि प्रोटॉन नाभिक में विद्यमान होता है। नाभिक में होने की वजह से प्रोटॉन अपनी जगह से आसानी से विस्थापित नहीं हो पाता क्योंकि वो नाभिकीय बल से बंधा रहता है, इसलिए प्रोटॉन धारा प्रवाह में योगदान नहीं देता। अगर खुला कोई प्रोटॉन आपके पास है, खुले प्रोटॉन के कण है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जब आप गति करवाओगे तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता प्रोटॉन से क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बातें आप लोग साथ साथ नोट करते जाओगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता किससे, प्रोटॉन से ज्यादा होती है। ठीक है, वजह द्रव्यमान, कारण क्या इसका, द्रव्यमान इसका कारण है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलिए अब आगे मैं चर्चा करता हूं इसी पॉइंट पर। गतिशीलता का मात्रक आपसे कोई पूछे, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिशीलता का अगर कोई मात्रक आपसे पूछे कि इसका मात्रक बताओ, तो देखो मात्रक हम आसानी से निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखो वेग अपॉन वेग है ना, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का अभी मैंने मात्रक लिखा था न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, याद रखना। एक मात्रक और भी होता है विद्युत क्षेत्र का जो आपको तीसरे चैप्टर में मिलेगा। मैंने 4 चैप्टर करवाए हैं वहां पर, वो अगर आप पढ़ सको तो पूरे पढ़ने की कोशिश करना। विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और भी होता है, तो वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं, विद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों विद्युत क्षेत्र के मात्रक है। तो इनमें से जो आपकी मर्जी है वो लिखो, दोनों ही सही माने जाते हैं। अगर मैं इसको सरल करूं तो ये आएगा मीटर प्रति सेकंड इंटू कूलाम न्यूटन। बात आ रही समझ में? ये चेंज हो जाएगा ना इसमें, जैसे ये गुणा में आएगा तो संख्या चेंज हो जाएगी, इस प्रकार ये मात्रक बन जाएगा। ये है गतिशीलता का मात्रक। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, ज्यादा लंबे वीडियो मैं आप लोगों के सामने अपलोड नहीं कर पाऊंगा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। छोटे वीडियो है ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और नोट्स बनाने में भी आसानी हो और आराम से टॉपिक आप क्लियर कर पाओ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पसंद आएंगी, समझ में आएंगी। ठीक है,
एक बार अगर नहीं समझ में आती है तो आप 2 बार 3 बार ये वीडियो देखें। आप लोगों के लिए वीडियो तैयार हो रहे हैं और मैं बता देना चाहूंगा ये वीडियो जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे आपके, उसके बाद भी आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी कि सर तो क्लास में सर ने पढ़ा दिया, अब हम भूल गए, तो ये वीडियो ऐसे वीडियो हैं जो आप जब चाहो तब देख सकते हो और आप वैसा महसूस कर सकते हो जैसा आपने क्लास में पढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा कारगर आप लोगों के लिए साबित होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद भी आएंगे, समझ में भी आएंगे। नोट्स बनाना इनके अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से इनको याद करना आपको। और बच्चों, मैं चाहता हूं प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, वो आगे से आगे इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। ये जो समय चल रहा है इसमें जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को हम पूरी तरीके से अपने पर हावी न होने दें और अपना पूरा सिलेबस हम घर बैठे आराम से क्लियर कर सकें। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर ऐसा हमारा सहयोग करेंगे इस चैनल के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।